काली बहू की तोतली अंग्रेजन सौतन। देखो बहन जी, आपकी लड़की का रंग कितना काला है और फिर ज्यादा सुंदर भी नहीं है, और मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर मैं ऐसे कैसे आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए ले लूं? देखिए, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और बहुत समझदार भी है। वो आपके बेटे और आपके घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। सावित्री उर्मिला की बात सुनने के बाद उससे कहती है, देखो बहन, मैं रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। हमें दहेज में सब कुछ चाहिए और पैसा भी चाहिए। उर्मिला बहुत गरीब थी। दहेज देना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, पैसा तो बहुत दूर की बात। अरे बहन, एक बार मेरे बारे में सोचो तो जरा। मैं इतना दहेज कहाँ से लेकर आऊंगी? तुम्हारे लिए मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं, तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगी? तो भी ठीक है, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। चलो जी, यहाँ से चलते हैं। सावित्री अपने पति लखन के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी उर्मिला उन्हें रोक लेती है और कहती है, अरे रुक जाइए बहन जी, इतनी जल्दी क्या है जाने की? देखो, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपको दहेज देने के लिए तैयार हूँ और पैसे भी दे ही दूंगी, लेकिन आप इस रिश्ते को मना मत कीजिए। उर्मिला की बात सुनकर सावित्री रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद सावित्री वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उर्मिला की बहू शगुन उससे पूछती है, अरे माँ, हम इतने गरीब हैं, आप इतना सारा दहेज और पैसा कहाँ से लेकर दोगी? कहाँ से दोगी मेरी शादी में इनको इतना सारा दहेज? बेटी, तेरी शादी अच्छे से करना मेरी बहुत बड़ा सपना रहा है। अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा है, ये मकान बेचकर मैं तेरी शादी करा दूंगी और उसके बाद मैं तीर्थ यात्रा करने निकल जाऊंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको ये घर बेचने की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा भी तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप कहाँ रहोगी? वो तो भगवान के द्वार में ही मेरा घर है। तुम चिंता मत करो, मेरी बिल्कुल भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब तुम खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाओ। शगुन अपनी माँ को कई बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उर्मिला उसकी एक नहीं सुनती, जिसके चलते वो अपने घर के कागजात लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंच जाती है और अपना मकान बेच देती है, जिसके बाद उसे खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। उनसे वो अपनी बेटी के लिए दहेज खरीदती है और साथ ही कुछ पैसे सावित्री को देने के लिए रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों परिवारों में शादी की रस्में चल रही होती हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन शगुन की शादी सौरभ से हो जाती है। ये लो बहन, मिठाई खाओ, शादी संपन्न हो गई। अब हम अपनी बहू को लेकर चलते हैं। उर्मिला खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर देती है। उसे लगता है कि अमीर घर में जाने के बाद उसकी बेटी बहुत खुश होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं समझते। ये क्या, कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो तुम? जब देखो कभी अपने कमरे में तो कभी गार्डन में बैठी रहती हो। अरे जाओ, जाकर हमारे लिए खाना बना कर लाओ। माँ जी, मैंने खाना तो पहले ही बना दिया था। चलिए, मैं आपको परोस देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत की तो हमें बासी खाना खिलाएगी? अभी अभी ताजा ताजा खाना बना और लेकर आ, और अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री की बात मानकर शगुन रसोई में जाती है और दोबारा से ताजा खाना बना कर लाती है, जिसके बाद वो पति सौरभ के कपड़े प्रेस करने लगती है। अरे ये कौन से कपड़े तुम प्रेस कर रही हो? अपनी मर्जी से कुछ भी कर दोगी क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपनी मर्जी मत चलाया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं हो। अब जो मैं कपड़े दूंगा वही तुम्हें प्रेस करने होंगे। ऐसा कहकर सौरभ कबर्ड में से अपने दूसरे कपड़े लेकर आता है और शगुन को दे देता है। इस प्रकार शगुन को कोई नहीं समझता, जिसके चलते बेचारी शगुन अंदर ही अंदर घुटने लगती है। अब उसके साथ और भी ज्यादा अत्याचार होने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शगुन के दहेज के दिए हुए सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते सावित्री अपने बेटे से कहती है, अब हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ बेटा, दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी करेगा तो बहुत सारा दहेज आएगा और खूब सारे पैसे भी आएंगे। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपने पता नहीं क्यों इस काली कलूटी से मेरी शादी कर दी। तो बेटा, किस बात की देरी है? कोई सुंदर सी सुशील सी लड़की पटा, ताकि उसका बाप खूब सारा दहेज और खूब सारे पैसे दे। उस दिन के बाद से सौरभ अपने लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देता है। इसी के चलते उसके ऑफिस में एक अंग्रेजन आती है,
जिसे हिंदी बोलनी तो आती थी, लेकिन वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। सौरभ उसे एक कैफे में लेकर जाता है और उसे प्रपोज करता है। I love you, Sophia. I want to marry with you. Please say yes. यस यस यस। सौरभ पहली बार सोफिया के मुंह से कोई शब्द सुनता है। उसने इससे पहले कभी भी उससे कोई भी बात नहीं की थी। शादी की हाँ सुनते ही वो बहुत जल्द उससे शादी कर लेता है और शादी करके उसे अपने साथ ले आता है। हाँ देखो, मैं आपकी बहू ले आया। जैसे ही शगुन अपने पति के साथ अपनी अंग्रेजन सौतन देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है? मेरे होते हुए आप मेरी सौतन इस घर में कैसे ला सकते हो? अरे तू मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं थी। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? अरे इसको जाने दे बेटा। ये बता, बहू अपने दहेज में क्या क्या लाई है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। रुको माँ, पूछता हूँ। सौरभ जैसे ही उससे ये पूछता है, उसकी अंग्रेजन बहू तुतला के बोलती है, अले ये ता पूछ ले हो तुम मुझसे? मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। उसको तुतलाते हुए बात करके देख सावित्री, सौरभ और शगुन सभी हैरान रह जाते हैं। तभी शगुन अपने मन में सोचती है, अच्छा ही हुआ जो ये अंग्रेजन तोतली है, अब इन्हें अच्छा सबक मिलेगा। अरे सौरभ बेटा, ये तूने कैसी घंटी बांध ली अपने गले में? ये तो अमीर भी नहीं है, ऊपर से तुतला के बोल रही है। अब सावित्री और उसके परिवार के पास सोफिया को अपनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो सोफिया को अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन सोफिया बहुत घमंडी किस्म की थी और वो पहले दिन से ही अपनी सास और सौरभ पर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। अले ओए, तेल को समझ नहीं आता? तू कितनी देर से यहाँ से वहाँ घूम रहा है? चल जल्दी से मेरे पैर दबा। क्या दबाऊं? पैर नामुलाद, पैर दबाने तो कहा है। सोफिया के कहने पर सौरभ उसके पैर दबाने लगता है। ये सब शगुन से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में झाड़ू उठाकर सोफिया को मारने लगती है। तोतली कहीं की, सफेद विलायती चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से अपने पैर दबाने की? अरे तेरे सारे काम तो मैं कर ही रही थी, फिर भी तू अपनी औकात दिखा ही दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक जा तू। शगुन का ये रूप देखकर सोफिया डर जाती है और घर से भाग जाती है, जिसके बाद सौरभ और सावित्री को अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बहू, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। मैंने भी पैसों के लालच में आकर तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तू जैसी भी है बहुत अच्छी है और हमेशा तूने अपने हर फर्ज निभाए हैं। हमने ही तुम्हारी कदर नहीं की, हमें माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आप सभी को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से शगुन की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। अरे पूर्वी, तूने तो हमें बहुत ज्यादा लेट करा दिया है। अब जल्दी से अपना बोर्डिंग पास करवा, फिर हमें फ्लाइट पकड़नी है। हाँ हाँ रुको जरा, बस अभी आती हूँ। चिंता मत करो, हमारी फ्लाइट मिस नहीं होगी। पूर्वी सबसे पहले अपना सामान चेकिंग के लिए डाल देती है और उसके बाद अपना बोर्डिंग पास कराती है, जिसके बाद वो चेकिंग से अपना सामान उठाती है और अपने दोस्तों के साथ फ्लाइट में जाकर बैठ जाती है। फाइनली हम लोग मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम सभी लोग एक साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं। हाँ, तुमने बहुत सही कहा। वो सभी अपनी फ्लाइट से मनाली पहुंच जाते हैं और वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत ठंड है। पूर्वी को ठंड लग रही होती है कि तभी नताशा, उसकी सहेली, उसके ऊपर बर्फ फेंक देती है। नताशा की बच्ची, तुमने मेरे ऊपर बर्फ फेंकी, रुको अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। पूर्वी ऐसा कहकर बर्फ उठाती है और उसे अपने दोस्तों के ऊपर फेंकने लगती है। ऐसे ही वो सभी मनाली के अंदर बर्फ में खूब मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से पूर्वी को एक जोरदार झटका लगता है और उसकी नींद खुलती है। ये क्या, मैं तो रेल में बैठी हुई सपना देख रही थी। वो भी क्या दिन थे, लगता है मेरा स्टेशन आने वाला है। जल्दी से गेट के पास पहुंच जाती हूँ। पूर्वी अपना सामान लेकर रेल के अंदर गेट के पास पहुंच जाती है, जहां उसे बहुत धक्के लगते हैं। अरे भाई साहब, जरा तमीज से खड़े हो जाइए, बार बार धक्का मार रहे हैं। अरे अगर इतनी ही दिक्कत है तो क्यों चढ़ती हो लोकल ट्रेन में? ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए तो वीआईपी ट्रेन में जाया करो। पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन आते ही वो आदमी और बाकी के लोग भी स्टेशन पर उतर जाते हैं और पूर्वी सोच में पड़ जाती है। जैसे ही वो स्टेशन उतरती है, वो रिक्शा लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे बहू तो आ गई सामान लेकर, चल अच्छी बात है। हाथ मुंह धो ले, मैंने खाना बना दिया है, आराम से बैठकर खा ले। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर पूर्वी अपने हाथ मुंह धोती है और आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। खाना खाते खाते उसे अपने फिर से पुराने दिन याद आने लगते हैं।
वो भी क्या दिन थे जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करती थी। मेरे पिता मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे और बहुत प्यार किया करते थे। खाने में हर एक चीज़ मेरी पसंद की होती थी। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। पूर्वी अपने गरीब ससुराल में खाना खाते खाते अपने अमीर मायके को याद कर रही होती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे खाना खाती है और अपने बर्तन धोने रसोई में चली जाती है। आखिर पूर्वी अपनी लग्जरी लाइफ को क्यों मिस कर रही थी और वो अपनी लाइफ से क्या चाहती थी? चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पूर्वी मैम, फाइल पूरी तरह रेडी है, आप एक बारी चेकआउट कर लीजिए। तुमने फाइल अच्छे से चेकआउट कर दी है? इतना ही काफी है, मुझे तुम पर भरोसा है। सॉरी मैम, दरअसल ये फाइल मैंने चेकआउट नहीं की है, बल्कि एक विनय नाम का लड़का नया ऑफिस में आया है। वो इस ऑफिस में पियून की जॉब करता है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा है। अमित की बात सुनकर पूर्वी फौरन फाइल उठाती है और उसे चेकआउट करने लगती। फाइल चेक करने के बाद उसे सब कुछ चीजें परफेक्ट नजर आती हैं, जिसके चलते पूर्वी भी अपने मन में सोचती है, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ये लड़का ऑफिस में पियून की नौकरी क्यों कर रहा है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका एक बार इंटरव्यू लेना होगा। पूर्वी विनय का इंटरव्यू लेने के लिए उसको अपने कैबिन में बुलाती है, जहां पर वो विनय की पर्सनालिटी और उसके फेस को देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तो दूसरी तरफ विनय इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता है। इसी के चलते पूर्वी उसे एक अच्छी पोजीशन दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। दरअसल मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है। मैं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस कंपनी में पियून की नौकरी शुरू कर दी थी। तुम्हारा काम और तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें पियून की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि इस ऑफिस में एक अच्छे एम्प्लॉय की जगह देने के लायक है। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। चलो अब मैं चलती हूँ, कल से काम अच्छे से करना। पूर्वी ऐसा कहकर कार में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूर्वी कार में बैठी हुई मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अच्छा और समझदार लड़का है, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी जरा भी घमंड नहीं, ऊपर से इतनी छोटी पोजीशन की नौकरी कर रहा था। आज मुझे बहुत खुशी हुई उसे उसके लायक की नौकरी देकर। पूर्वी उस दिन के बाद से विनय को बहुत ज्यादा नोटिस करने लगती है। इसी के चलते उसे उससे बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और एक दिन पूर्वी भी अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन विनय अपनी सारी मजबूरियां पूर्वी को बता देता है। मैं इतना गरीब हूँ कि तुम मेरे साथ रह नहीं पाओगी। तुमने बचपन से अमीरी देखी है और मेरे साथ गरीबी के 2 दिन भी तुमसे झेले नहीं जाएंगे। विनय, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अपने प्यार को हासिल करने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और तुम अपनी गरीबी की बात कर रहे हो। देखना बहुत जल्द मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत अच्छे से समझ जाऊंगी। तभी पूर्वी बर्तन धोते धोते खुद से कहती है, कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मैंने विनय से शादी तो कर ली, लेकिन मैं इस गरीबी को झेल ही नहीं पा रही। इससे अच्छा तो मेरी पहले की जिंदगी थी, जिसमें कोई परेशानियां नहीं थी, जितना चाहो उतना पैसा खर्च कर सकती थी। शादी के बाद तो सब कुछ बदल ही गया। पूर्वी ऐसा सोचकर घर के सारे काम करती, जिसके बाद वो थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के चलते उसकी छत से पानी टपक कर उसके मुंह पर गिरने लगता है। ये क्या, पानी तो मेरे मुंह पर गिर रहा है, अब मैं क्या करूं? पूर्वी को जहां पर सूखी जगह नजर आती, पूर्वी भी वहीं पर अपना बिस्तर कर लेती और सो जाती। अगले दिन फिर से पूर्वी सुबह के समय उठती और सभी का नाश्ता और अपना लंच बनाकर तैयार कर लेती। विनय जी, मैं ये कह रही थी कि कब तक आप साइकिल चलाओगे? एक बाइक क्यों नहीं ले लेते? बाइक होगी तो मुझे ट्रेन में सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे मेरे ऑफिस छोड़ दिया करोगे। तुम जानती ही हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक बाइक खरीद सकूं, लेकिन चिंता मत करो, एक वक्त आने पर मैं ये सब जरूर खरीद लूंगा। अभी हमें जितनी हो सके उतनी बचत करनी चाहिए। विनय की बात सुनकर पूर्वी को अंदर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो विनय को कुछ नहीं कहती, जिसके चलते वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और लोकल ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है, जहां उसे धक्के मुक्के खाकर जाना पड़ता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, ऑफिस के बाहर उसे उसकी अमीर सहेली मिल जाती है। अरे पूर्वी, तुम यहाँ इस छोटी सी कंपनी में काम करती हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे दिन इतनी जल्दी बिगड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है और मैं भी बहुत ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी हालत से पता चल रहा है कि तुम्हारा पति तुम्हें कितना खुश रख रहा है। अरे अपने पिता की मर्जी से शादी की होती तो शायद ऐसा ना होता। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाकर भी क्या ही मिलेगा मुझे। जिया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन पूर्वी को इस बात का बुरा लगता है। जब वो रात को फिर से ट्रेन में धक्के खाकर वापस घर पहुंचती है तो इस बार विनय से उसकी लड़ाई हो जाती है। जब से शादी की है तब से मैं ट्रेन के धक्के खा रही हूँ। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मैं ये सब कैसे झेलती रहूंगी? पूर्वी, मैंने तुमसे कोई जबरदस्ती शादी नहीं की, मैं तुमसे प्यार करता था, ये बात अलग है, लेकिन तुम्हें मैंने सब कुछ बताया था और सब जानने के बाद ही तुमने शादी की थी। सही कहा तुमने, सब जानने के बाद ही मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब और नहीं, मैं घर छोड़कर अपने पिता के घर जा रही हूँ।
पूर्वी ऐसा कहकर अपना सामान पैक करती और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी विनय उससे कहता है, अगर मेरी जगह कोई अमीर आदमी होता तो शायद तुम मुझे नहीं छोड़ती। इसमें कसूर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, क्योंकि मैं अमीर नहीं बल्कि गरीब हूँ और तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहा जो तुम डिजर्व करती हो। विनय की बात सुनकर पूर्वी को अपने किए वादे याद आ जाते हैं, जिसके बाद वो विनय से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ देती है, जिसकी वजह से घर का माहौल शांत रहता है और वो धीरे धीरे अपने परिवार में ढल जाती है। अब पूर्वी अपनी तनख्वाह से घर की परेशानियों को सुलझा देती है और वहीं विनय को भी कई चीजों में एडवाइस करती, जिसके चलते दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर को अच्छे से चलाते और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।